नमस्कार, मैं अमित कुमार। मॉडर्न इंडिया के चर्चा के क्रम में हमने गवर्नर जनरल्स की जो सीरीज शुरू की थी, उसमें आज हम लॉर्ड डलहौजी को देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी ऐसा गवर्नर जनरल है जो कि एक्सट्रीमली इंपीरियलिस्ट था। उसने बहुत ही एग्रेसिव तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य का प्रत्यक्ष रूप से विस्तार किया। इसके पहले अगर हम देखेंगे तो जिस ब्रिटिश साम्राज्य की नींव क्लाइव रख रहा है और जिस साम्राज्य पे दीवारें खड़ी करने का काम, छत लगाने का काम हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस ने किया, उसके रंग रोगन, साज सज्जा, सुंदर बनाने का काम, मजबूती देने का काम, ये सब डलहौजी ने किया। कैसे किया तो ये देखते हैं। एक तरह से 65 से 70% जो आज का भारत है उसका लगभग 65 to 70% एरिया डलहौजी ने प्रत्यक्ष तौर पर उस दौरान ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इसे आधुनिकतावादी भी कहा जाता है, मॉडर्नाइजर भी कहा जाता है। देखते हैं आज हम लॉर्ड डलहौजी को। इसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए सभी हथकंडे अपनाए, साम दाम दंड भेद जो भी तरीके बनते थे। प्रोमिनेंट तौर पर माना जाता है कि 3 तरह की पॉलिसी लेकर यह चला। एक तो जो इसकी सबसे फेमस पॉलिसी है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसमें कि अगर कोई उसका किसी राज्य का बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है तो कहता था कि वो उसका वैलिड उत्तराधिकारी नहीं है। ऐसे राज्यों का उसने विलय कर लिया। कुछ राज्यों का उसने युद्ध के द्वारा विलय किया, जैसे कि सेकेंड एंग्लो पंजाब वार के बाद पंजाब का विलय कर लिया, सिक्किम का विलय युद्ध के द्वारा किया और लोअर बर्मा का विलय किया उसने युद्ध के द्वारा। कुछ राज्यों का विलय उसने बैड गवर्नेंस को बेस बनाकर किया, कुशासन के आधार पर किया, जैसे बैड गवर्नेंस के आधार पर अवध का विलय किया और 1853 में बरार का विलय करता है। ठीक, तो हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो उसकी व्यक्तिगत की नीति थी, सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस फैक्ट को देख लेते हैं कि इस नीति के तहत उसने किन किन राज्यों का विलय किया। ये प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लेता है, इसका क्रम पूछ लेता है। तो सबसे पहले अपनी इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत उसने सतारा का विलय किया था 1848 में। उसके बाद जैतपुर संभलपुर 1849 में। फिर उसके बाद बघाट का विलय किया। उसके बाद उदयपुर का विलय किया। ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं, उस समय ये मिडिल प्रोविंसियंस में था, मध्य प्रांत में था उदयपुर। झांसी का विलय किया और उसके बाद नागपुर का किया 1854 में। तो ये क्रम है, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये ध्यान रखिएगा। बीच में बघाट है। ठीक, कुशासन के आधार पर, बैड गवर्नेंस के आधार पर अवध का 1856 में करता है, 1853 में बरार का करता है। इसी तरह 1849 में पंजाब का विलय करता है, सिक्किम का 1850 में करता है और लोअर बर्मा का 1852 में करता है। ठीक, ये वार के माध्यम से करता है, युद्ध करता है इनके माध्यम से, ससैन्य कार्यवाही। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की। ये था क्या सिद्धांत, क्या बेस बनाया इसने। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में जैसा कि मैंने बताया कि अगर राजा ने किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाया है, ऐसे किसी बालक को या व्यक्ति को जो कि उसका जैविक पुत्र नहीं है, यानी कि गोद लिए हुए अपने पुत्र को अगर वो उत्तराधिकारी बनाता है तो उसको मान्यता देंगे या नहीं देंगे, ये निर्णय करने का अधिकार ब्रिटिश एम्पायर ने अपने हाथ में लिया। यानी कि डलहौजी ने यह निर्धारित किया कि हम देखेंगे कि उसको उत्तराधिकारी माना जाए या ना माना जाए। किसे? अगर उसका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, यानी कि उसने अगर एडॉप्ट किया है। इसने 3 कैटेगरी बनाई इसके तहत, 3 कैटेगरी के राज्य बनाए और फिर वो डिसाइड किया कि किसका विलय किया जाएगा, किसका नहीं किया जाएगा, किसका अनिवार्य रूप से किया जाएगा, किन राज्यों का एनेक्सेशन। तो एक कैटेगरी रखी उसने प्रोटेक्टेड, संरक्षित राज्यों की। ये ऐसे राज्य थे जिनको कि अपने ब्रिटिशर्स ने अपने सनद के माध्यम से इनको ओरिजिनेट किया था या रीस्टैब्लिश किया था, या इनका पुनर्स्थापित किया था या नए रूप से बनाया था। जैसे कि झांसी, जयपुर, संभल वगैरह, ये इसकी कैटेगरी में आते थे। दूसरी जो कैटेगरी थी, ऐसे राज्य जो कि कर देते थे, टैक्स पे करते थे, डिपेंडेंट थे अपनी बाह्य सुरक्षा के लिए और कुछ आंतरिक मामलों के लिए।
तो ऐसे डिपेंडेंट आश्रित राज्यों को उसने दूसरी कैटेगरी में रखा। एक कैटेगरी ऐसी थी जो पूरी तरह से स्वायत्त राज्य थे, जिनपे ना तो उसने उसको ओरिजिनेट किया था, स्टैब्लिश किया था, ना ही वो कोई किसी तरह का कर देते थे। ठीक, अब क्या इन जो पहले ये प्रोटेक्टेड राज्य थे, इनके लिए तो उसने बोला कि जो प्रोटेक्टेड राज्य हैं, जिनको उसने रीस्टैब्लिश किया है या उनका पुनर्स्थापना किया है, उसको बनाया है, उनके लिए तो अनिवार्य था उनका मर्जर, कि उनके पास कोई रास्ता नहीं था बचने का। अगर उनका जैविक उत्तराधिकारी नहीं है, बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, यानी अगर उसने अपने हेयर को अपना उत्तराधिकारी उसने अडॉप्ट किया है, तो इसका विलय कंपलसरी था। दूसरी कैटेगरी के जो राज्य थे, जो आश्रित राज्य थे, जिनकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी उसके हाथों में थी और जो टैक्स देते थे, ऐसे राज्यों के साथ ये था कि ये ऐसे राज्य थे जो पहले मुगल या पेशवा के नियंत्रण में थे, उनके अधीन थे, बाद में ये ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए और उन्हें कर देने लगे। तो ऐसे राज्यों को यह था कि डलहौजी ने जो नीति बनाई उसके तहत कि मैं डिसाइड करूंगा कि इनका विलय किया जाए, इनका एनेक्सेशन किया जाए या ना किया जाए। कर भी सकता था, नहीं भी कर सकता था। तो इस कैटेगरी के जो राज्य थे वो थे नागपुर थे, सतारा थे, ऐसे राज्य थे, इस कैटेगरी के अंतर्गत थे। ठीक है। तीसरे जो राज्य थे उनका ना तो उनको पूरी स्वतंत्रता थी, जैसे जयपुर था कि वो भले ही उनका जैविक उत्तराधिकारी नहीं है, उन्होंने किसी को अडॉप्ट किया है, फिर भी वो अपना उत्तराधिकारी उनके उत्तराधिकारी को मान्यता देंगे, वो वैलिड देंगे। तो इसमें कह सकते हैं कि ये इन दो तरह के जो कैटेगरी थी, कैटेगरी 1 एंड 2, इन दोनों राज्यों को लेकर उसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को आगे बढ़ाया। और जो थर्ड कैटेगरी के राज्य थे, जो जिनका की कोई अभी तक वास्ता नहीं था ब्रिटिश एम्पायर से, उनको लेकर उसने कोई नीति नहीं बनाई थी। क्लियर? ये इसकी नीति थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इस नीति को हम रिव्यू कर लेते हैं, इसको रिव्यू करते हैं। क्या ये जायज थी, फेयर थी, इथिकल थी? तो ये नीति पूरी तरह से अनफेयर और अनइथिकल थी। वाई? तो इसने जो कैटेगराइज किया ये बहुत ही हाइपोथेटिकल था कि एक कैटेगरी के राज्य जो कि उसके प्रोटेक्टेड राज्य हैं, जिसको उसने ओरिजिनेट किया है, रीस्टैब्लिश किया है, ऐसे राज्य जो कि उसे टैक्स देते हैं या जो पूरी तरह से फ्री हैं, एक हाइपोथेटिकल कैटेगरी थी। इसका देखा जाए तो जो इंपैक्ट पड़ता है वो ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से निगेटिव इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देता है। जैसे कि आप देखेंगे 1857 का जो रिवोल्ट होता है, माना जाता है कि डलहौजी की नीतियां उसका एक बड़ा कारण थी, उसकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, या उसने जो बैड गवर्नेंस के कुशासन के आधार पर अवध का विलय किया। तो इसने जो है निगेटिव इंपैक्ट क्या डाला कि 1857 रिवोल्ट का एक बड़ा कारण बना। एंगर, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें एक एंगर पैदा हुआ, वहां के राजाओं में, वहां की पब्लिक में। और लेकिन इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट यही था कि उसने एक बड़ा साम्राज्य, जो कि अभी तक इनडायरेक्ट था, यानी कि सब्सिडरी अलायंस के द्वारा वेलेजली ने जिस राज्य को अभी तक विस्तार किया था, जिसमें कि ये था कि वहां एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना, ब्रिटिश सेना रखना, उनकी सोवर्निटी ले लेना, ये एक अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। अब उस नियंत्रण को उसने प्रत्यक्ष तौर पर स्थापित कर दिया, प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया कि अब ये कोई किसी तरह की औपचारिकता नहीं रह गई। हालांकि पहले भी उनका नियंत्रण था, अपनी बस कहने के लिए था, जो सब्सिडरी अलायंस के माध्यम से जो नियंत्रण स्थापित किया गया था इन देशी राज्यों पे, वो बस कहने के लिए था कि वो इनडायरेक्ट है और वो अपने इंटरनल मामलों के लिए ऑटोनॉमस है। हालांकि वो आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते थे, परंतु अब प्रत्यक्ष तौर पर, डायरेक्ट तौर पर इन राज्यों का विलय कर लिया गया था। क्लियर? तो ये थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, बेबगत की नीति। इसका हमने देख लिया क्या इंपैक्ट हो रहा है। और ये है हाँ, यहां पे हम 1833 के एक्ट को मेंशन किए हैं। इस एक्ट में जब मैं पढ़ा रहा था लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो मैंने बताया था इस एक्ट के बारे में कि इसमें एक क्लास था कि हम रिलीजन, कास्ट, जेंडर, इस किसी भी बेसिस पे कोई वायसनेस नहीं रखेंगे, किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं करेंगे इंडियन सिटीजन्स या स्टेट्स को लेकर, उनके रिक्रूटमेंट में या किसी भी तरह की नियुक्तियों में। तो उस ग्राउंड पर भी इसकी आलोचना की गई कि इसने इसको रिवर्स कर दिया, इसकी
इस एक्ट को वायलेट किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बेसिस ऑफ बैड गवर्नेंस के आधार पर किन किन राज्यों का विलय किया। जैसे मैंने बताया कि एक अवध का और एक बरार का। अवध में पहले कर्नल सलीमन वहां का रेजिडेंट था। कर्नल सलीमन ने एक रिपोर्ट दी जिसमें वो कहता है कि यहाँ पे अव्यवस्था तो है, लेकिन उसने वहां के नवाब को हटाने का कोई या उसको डायरेक्ट एनेक्सेशन करने की कोई रिपोर्ट नहीं दी, तो उससे त्यागपत्र ले लिया गया। जेम्स आउटरम को उसके बाद भेजा जाता है वहां का रेजिडेंट बना के, जिसने रिपोर्ट दी बाकायदा कि यहाँ पे बहुत ही अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, गुड गवर्नेंस नहीं है। इन सब के बेसिस के आधार पे अवध का एनेक्सेशन कर लिया गया। इसी तरह 1853 में बरार का कर लिया गया था। एक बड़ा रीजन माना जाता है अवध के सैनिकों के विद्रोह करने का, और जैसा कि वहां के तो शासक वो शामिल हुए, बेगम हजरत, बिरजिस कादिर, उनके बेटे जो नवाब अलवैस नवाब थे वो शामिल होते हैं। एक बड़ा रीजन माना जाता है विलय करने का। इसी तरह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया। जिन जिन राज्यों का विलय किया गया था, एनेक्सेशन किया गया था, वो सब 1857 के रिवोल्ट में खुलकर सामने आ जाते हैं। ठीक है। और जिन राज्यों का, जिन प्रिंसली स्टेट्स का विलय नहीं किया गया था, कोई एक्शन नहीं लिया गया था, मजे की बात है कि उन्होंने सपोर्ट भी किया। इस उसमें बहुत सारे जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में सपोर्ट किया था। तो ये इसीलिए देखेंगे कि आप इसके बाद 1857 के रिवोल्ट के बाद किसी तरह के विलय की जो नीति थी वो त्याग दी जाती है। सोशल रिफॉर्म की जो पॉलिसी थी वो विड्रॉ कर ली जाती है। ठीक है। तो ये था बैड गवर्नेंस। तीसरा जो है थ्रू वार एंड आर्म्ड एक्शन, युद्ध के माध्यम से कैसे किसका इसका विलय करते हैं। तो सबसे पहले पंजाब का करते हैं 1849 में। 1846 में फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बाद से ही वहां पे एक अव्यवस्था थी। आंतरिक तौर पे एकता की स्थापना नहीं हो पा रही थी, आपस में लड़ रहे थे सरदार। तो ऐसी अव्यवस्था का एक बड़ा रीजन ये भी था कि उस टाइम पे जो लाहौर की संधि की गई थी, उस एक तरह से वो सब्सिडरी अलायंस थी जिसमें एक ब्रिटिश रेजिडेंट रख दिया गया था, ब्रिटिश सेना रख दी गई थी पंजाब के राज्य में, तो उनकी सॉवरेनिटी तो अब नहीं रह गई थी। तो इस चीज को लेकर भी बहुत नाराजगी थी वहां पे पंजाब के राज्य में, जिसका एक कारण बनता है विद्रोह। मूल राज जो था वो मुल्तान का गवर्नर था पंजाब का, वो सबसे पहले रिवोल्ट कर देता है अंग्रेज ब्रिटिशर्स के खिलाफ। डलहौजी एक्शन लेता है, उसे मौका मिल जाता है पंजाब में इंटरवीन करने का, और उसने लगातार एक के बाद एक 3 लड़ाइयां लड़ी सिखों से। पहला बैटल ऑफ रामनगर नवंबर 1858, उसके बाद बैटल ऑफ चिलियावाला जनवरी 1849, देन गुजरात फेब 1849। रामनगर, चिलियावाला, गुजरात, तीनों का क्रम पूछ लेता है प्रारंभिक परीक्षा में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी जो गुजरात वार बैटल था, इसी को वार ऑफ गन भी कहा जाता है, तोपों का युद्ध भी इसे कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से इन तीनों युद्धों के माध्यम से सिखों को पूरी तरह से पराजित कर दिया जाता है। और यही नहीं, इनको पराजित करने के बाद इनके जो महाराजा दिलीप थे, उनकी माता रानी जिंदा, उन दोनों को इंग्लैंड भेज दिया जाता है। और इसका क्या परिणाम निकलता है, पंजाब का विलय हो जाता है। इसी टाइम पे जो कोहिनूर हीरा था वो अंग्रेजों के पास आ जाता है, क्योंकि कोहिनूर जो था वो पंजाब एम्पायर के पास था, रणजीत सिंह के थ्रू आया था, सुजा ने उसे दिया था। अब वो हीरा जो है, कोहिनूर हीरा, विश्वविख्यात, ब्रिटिश एम्पायर के पास आ जाता है। ठीक। तो अब पंजाब के एनेक्सेशन के बाद 1850 में 1859 में 49 में पंजाब का एनेक्सेशन होता है। उसके बाद 1850 में सिक्किम का विलय होता है। सिक्किम के ऐसा नहीं, पूरे क्षेत्र का विलय कर लिया जाता है। बेस बनाया जाता है कि इनके जो दो प्रिंस वो हैं, दो सिटीजन्स जो थे, ट्रेडर्स, उनके साथ मिसबिहेवियर किया, ये रीजन बनाया जाता है। और इसके आधार पर वहां पे वो एक्शन लेता है। वहां के राजा से फोर्सफुली 1700 स्क्वायर मील का क्षेत्र जो है ये एक्वायर कर लेता है।
डलहौजी। ठीक है, एक छोटी सी झड़प थी ये। उसके बाद तीसरा जो वार के माध्यम से एनेक्सेशन होता है वो था लोअर बर्मा का। लोअर बर्मा का एनेक्सेशन, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बर्मा का जो लोअर बर्मा का इलाका था, वहां पे जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स, वो वुड का और क्लॉथ का ट्रेड करना चाहते थे। उसमें उनकी काफी दिलचस्पी थी, जिसकी परमिशन वहां के राजा से मिल नहीं रही थी। ये एक ग्राउंड बनता है और इसी आधार पे कुछ और रीजन बनते हैं कि उनके दो जहाज के कैप्टन्स को वहां पे जबरदस्ती उनसे 1000 का शुल्क वसूला जाता है। ये एक बहाना बनता है जिसके माध्यम से वो अटैक कर देता है और आक्रमण करके रंगून, पेगू, बेसिन जैसे महत्वपूर्ण शहरों पे अधिकार कर लेता है। जो लोअर बर्मा के एरिया था उस पे अधिकार हो जाता है। इससे इसका काफी बेनिफिट भी मिलता है लोअर बर्मा पे अधिकार से। एक तो उनका जो ट्रांसपोर्ट था ब्रिटिशर्स का, वो अब पहुंच जाता है बर्मा से लेके इधर सिंगापुर तक। सिंगापुर तक इनकी रीच हो जाती है, एक बड़ा एरिया मिल जाता है व्यापार के लिए। ये सारे बेनिफिट होते हैं बर्मा के, लोअर बर्मा के एनेक्सेशन थे। ठीक है, अब हम ये देखिए, ये मैप में आप देख सकते हैं कि लाल डलहौजी के येलो वाला एरिया है, ये है ब्रिटिश एक्वायर एरिया। तो आप देखिए ये पंजाब का इलाका, ठीक है, अवध का इलाका, इसके अलावा ये बंगाल है ही है, झांसी, नागपुर, सतारा, ये जो जिसका उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से जिन राज्यों का विलय किया था, उसके अलावा वार के माध्यम से जिनका विलय किया था, वो लगभग आज के टोटल टेरिटरी जो है उसका 63% इन्होंने एक्वायर कर लिया था डायरेक्ट डलहौजी के टाइम तक। क्लियर? अब हम डलहौजी के कंट्रीब्यूशन को देखते हैं कि कैसे उन्हें एक मॉडर्नाइजर कहा जाता है। क्या हम डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता या भारत में आधुनिकता लाने वाला कहेंगे? तो इसको हम देख लेते हैं किन किन कामों की वजह से उसे कहा जाता है कि उसने भारत में आधुनिकता को बढ़ावा दिया, एक आधुनिक आधारभूत ढांचे का निर्माण किया। तो सबसे पहले रेलवे 1853 में लेके आता है वो मुंबई से थाने के बीच में। 1854 में उसका एक्सपेंशन करता है कलकत्ता से रानीगंज। उसके बाद टेलीग्राफ में इसका योगदान देखते हैं कि तार सेवा डाक शुरू करता है। ये 4000 किलोमीटर लंबी कनेक्ट करता है मुंबई, मद्रास, कलकत्ता और पेशावर को टेलीग्राफ लाइन से। ठीक है, देन हम देखते हैं इसका जो पोस्टल रिफॉर्म था, 1854 का पोस्टल एक्ट लेकर आता है, जिसमें अब उसने ऐसी सुविधा दे दी कि 2 पैसे में भारतीय नागरिक कहीं भी अपनी चिट्ठियां भेज सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। और 4 आने में यह था कि वो भारत से बाहर भेजने का उसने किया था। पीडब्ल्यूडी की स्थापना करता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करता है। रोड, रेलवे, ब्रिज, इसके तहत रेलवे का पूरा जाल बढ़ाता है, पुलों का निर्माण करता है, सड़कों का निर्माण करता है। एजुकेशन में रिफॉर्म करता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो आया था 1854 का, जिसे कि एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वो इसी के टाइम पे आया था। इसके तहत 3 लेयर दिखाई देती है। एजुकेशन में कैटेगराइज किया गया कि प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक स्तर पर हम मातृभाषा में शिक्षा देंगे, माध्यमिक स्तर पर हाई स्कूल और 10+2 में एंग्लो वर्नाकुलर दोनों, यानी अंग्रेजी और मातृभाषा देसी भाषा दोनों रहेगी, दोनों के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। और हायर लेवल पर उसने तीनों प्रेसिडेंसियों में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की, एक मद्रास में, एक मुंबई में और एक कलकत्ता में। और इसमें अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। पश्चिमी उच्च राजनीति, कला, साहित्य, दर्शन, इन सब की शिक्षा दी जाएगी। ये तो कैटेगराइज किया इसके माध्यम से। बहुत सारे प्रावधान थे, महिला शिक्षा का प्रावधान था, आधुनिक शिक्षा का प्रावधान था, टेक्निकल तकनीकी शिक्षा का प्रावधान था, जिसके तहत आईआईटी रुड़की की स्थापना, उसके अलावा मुंबई, इन सब में इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना हुई। इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना होती है, सॉरी आईआईटी नहीं, आईआईटी तो बाद, आजादी के बाद की स्थापना है। रुड़की, बॉम्बे, इन सब जगहों पे इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना होती है।
अध्यापकों के प्रशिक्षण की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था इसने की थी। टीचरों को ट्रेनिंग देना, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए, शैक्षणिक अभिरुचि उनमें डेवलप करना। ठीक है, इसका किया उसने। वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया उसने, कला में, साहित्य में, विज्ञान में, कि पश्चिमी साहित्य, कला, विज्ञान, इन सबको पढ़ाया जाए। कहाँ पढ़ाया जाए? तो ये जो हायर लेवल की जो यूनिवर्सिटीज हैं इसमें पढ़ाया जाए। ठीक है, ये उसने एजुकेशन के सेक्टर में सुधार किया। ट्रेड एंड सोशल रिफॉर्म भी किया उसने, फ्री ट्रेड को बढ़ावा दिया, मुक्त व्यापार को। और उसने कराची, बॉम्बे, कलकत्ता, इन सब जगहों पे बंदरगाहों का निर्माण कराया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो री मैरिज एक्ट 1855 इसी के कार्यकाल में पास हुआ। तो ये इसके सोशल रिफॉर्म थे और ट्रेड से संबंधित रिफॉर्म थे। 1853 का एक्ट जो था इसी के समय आया था। इसमें एक प्रोमिनेंट क्लास था, वो ये था कि अब ओपन कंपटीशन के माध्यम से कंपनी की जो भर्तियां थी, जो सरकारी पद थे, वो ओपन कंपटीशन के माध्यम से खोल दिए गए। यानी कि अब परीक्षा देकर भारतीय छात्र, भारतीय लोग भी इसमें शामिल होकर उच्च पदों तक पहुंच सकते थे। हालांकि उनकी एक लिमिटेशन थी, फिर भी वो उनके लिए रास्ते खोले गए। ठीक, तो अच्छा, लास्ट में अगर हम डलहौजी की पूरी समीक्षा करें तो क्या ये जो उसने इस रिफॉर्म किए, क्या वो वाकई में भारत को आधुनिक बनाने के लिए, उसका मॉडर्नाइजेशन करने के लिए कर रहा था? तो नहीं, उसकी नियति थी अपने साम्राज्य को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित करना, उसे मजबूत करना, कि जहां जहां भी उसने साम्राज्यवाद का खतरा लगा उसने वहां पे विस्तार नहीं किया। इसका उदाहरण है कि 1857 का रिवोल्ट, उसके बाद देखिए सोशल रिफॉर्म रुक गया, विलय की नीति, एनेक्सेशन की नीति त्याग दी गई। तो जहां जहां पे लगा कि हाँ इन नीतियों की वजह से साम्राज्य खतरे में पड़ सकता है, तो वहां पे आधुनिकता को ना अपना के रेग्रेसिव अप्रोच को लेकर चला गया। तो कुल मिलाकर भले ही वो साम्राज्यवादी हितों को पोषित कर रहा था, बट इसके बावजूद इनडायरेक्टली उसने भारत का आधुनिकीकरण किया, एक आधुनिक आधारभूत अवसंरचना का निर्माण किया। या शिक्षा के क्षेत्र में जो उसने चार्ल्स वुड डिस्पैच लेकर आया, वो मैग्ना कार्टा बोला जाता है उस समय आधुनिक शिक्षा का भारत में, कि उसने हायर एजुकेशन से लेके प्राइमरी एजुकेशन की एक लेयर बनाई, महिला वोमेन एजुकेशन पे फोकस किया। तो ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो आज हमने डलहौजी को देख लिया। अब नेक्स्ट सेशन में फिर किसी नए टॉपिक से आएंगे, या किसी नए जो इसके बाद वायसराय शुरू होते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वायसराय पे डिस्कस करेंगे। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।